चलो स्टार्ट करें। यस, गुड मॉर्निंग। ठीक है यार, ये फैन हम थोड़ा बंद कर सकते हैं क्या कुछ समय के लिए? इसी नहीं है ना इस रूम में। एक फैन बंद कर दो, एक्चुअली बहुत आवाज आ रही है। और ये डोर भी क्लोज कर दो। यस, आई होप आप सब एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त और एकदम बढ़िया हो। यस, चलो ऑलराइट, सो स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग करने वाले हैं 3 चैप्टर्स फॉर केस स्टडीज, केस लॉज, एंड दैट इज लिमिटेशन, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ लॉ, आर्बिट्रेशन ये कंप्लीट कर चुके हैं। याद आ रहा है सबको? ठीक है, चलो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या आज नहीं करेंगे, इतना हो नहीं पाएगा ना, इसलिए ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाकी टॉपिक्स के साथ ले लूंगे ऐसा। ठीक है, चलो ऑल सेट। यस, आप लोग मॉड्यूल शेयर कर लोगे तो बेटर रहेगा, वरना आपको नहीं समझ में आएगा। चलो लाइव वाली जनता, आप लोग क्या सबके पास मॉड्यूल्स हैं? चलो 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 ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले यूनिट 7 पे आ जाओ। यूनिट 7 है लिमिटेशन एक्ट, है ना? चलो हाँ, सबसे पहले यूनिट 7 में आप लोगों को आना है सेक्शन, कहाँ क्या वो वाला, हाँ सेक्शन, ये सेक्शन 5 पे, विच इज पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 7। ठीक है, सेक्शन 5 क्या बात करता है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो लाइट ऑफ करनी है क्या वो वाली? हो गई होगी बंद, बट आई थिंक तुमने कैमरा बंद कर दिया है। ठीक है ना, चलो ऑलराइट, स्टार्ट करें। क्या हो गया? स्क्रीन ऑफ हो गई, अब आ गई? हाँ चलो, हम लोगों ने सेक्शन 5 में क्या पढ़ा है? डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हम लोगों ने सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा है कि ऐसे कुछ कुछ केसेस जिसमें सफिशिएंट कॉज माना जाएगा, कुछ कुछ केस में जिसमें नहीं माना जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा है? एक तो पॉइंट नंबर 7, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइल टू द स्टेट काउंसिल इज नो ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि जो केस की फाइल थी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, वो घूम गई थी। आपने कोर्ट से ले ली है सारी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपके पास अभी केस की फाइल नहीं थी, या काउंसिल के पास केस की फाइल नहीं थी, या काउंसिल ही अवेलेबल नहीं था, इसलिए सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। ये क्या कोई ग्राउंड बनता है? नहीं बनता है, पहला। दूसरा, एलिमेंट ऑफ फादर। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो आप पर डिपेंडेंट है, फादर, मदर, स्पाउस, एनी पर्सन, वो बीमार है, एलिमेंट का मतलब बीमार है, और वो आप पर डिपेंडेंट है, और इसके कारण आपने केस फाइल करने में डिले कर दिया, लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, तो क्या वो सफिशिएंट ग्राउंड माना जाएगा? यस, आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, तो एलिमेंट सफिशिएंट ग्राउंड माना जाएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज फाइल अवेलेबल नहीं थी, केस की फाइल घूम गई थी, मिल नहीं रही थी, ये सारा नहीं माना जाएगा। हाँ, कोर्ट से आपको जजमेंट की फाइल मिलने में समय लग गया तो वो लिमिटेशन कॉज माना जाएगा। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। क्या हो गया? नहीं नहीं, वो इसके कारण ही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना, डन, बढ़े आगे। अब इधर हो जाओ ना, आप लोगों को मूव करना हो तो। ठीक है ना, यस, चलो उसके बाद सफिशिएंट कॉज जो है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट है, या रामलिंगन वर्सेस भवनेश्वरी में आया था, रामलिंगन वर्सेस भवनेश्वरी में आया था कि सफिशिएंट कॉज एक इंडिविजुअल टेस्ट है। आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि अच्छा इसकी भी एलिमेंट, इसके भी पापा बीमार थे, इसके भी पापा बीमार थे, इसके भी पापा बीमार थे, तो सबको आपने क्या दे दिया? डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज के कारण लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया। अरे अब ये तो देखो कि अगर इसके पापा बीमार थे तो क्या ये इसके पापा का देखभाल कर रहा था, इसके कारण इसने लेट किया?
क्या इसके पापा इस पर डिपेंडेंट थे? तो आप सबको जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर सबके पापा बीमार है तो सबको लिमिटेशन पीरियड का एक्सटेंशन मिलेगा। आप इंडिविजुअली देखोगे तो हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन पीरियड इज अ इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट, इट इज नॉट अ जनरल टेस्ट। समझ में आया सबको? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो सब लोग। बढ़े आगे, ठीक है। यस, सेम चीज इसमें भी दी गई है कि अगर आप लोग जनरली आपने डिले कर दिया बट कोर्ट को लगता है कि जस्टिस सर्व करने के लिए कोर्ट को लगता है कि लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर देना चाहिए, बहुत मेजर नेग्लिजेंस ऑफ जस्टिस हो जाएगा, बहुत बड़ा इंसाफ मतलब बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, तो कोर्ट फिर इतना सफिशिएंट कॉज वगैरह कुछ नहीं देखेगी, कोर्ट लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर देगी। तो अगर कोर्ट को लगता है जस्टिस सर्व करने के लिए उनको क्या लगता है कि लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड करना चाहिए तो कोर्ट कर देगी। अभी फिर से आप लोगों को ये सवाल आएगा, पेज नंबर 156, ठीक है। फिर से आप लोगों को ये सवाल आएगा क्या कि मैम इसके केस लॉज के नाम याद रखने हैं क्या? देखो समझो, आप लोग एग्जीक्यूटिव में हो, एग्जीक्यूटिव में सीधे केस लॉज के फॉर्म में सवाल नहीं आते हैं, पर केस लॉज का डिसीजन आपको याद रहना चाहिए कि ये केस लॉ हुआ था तो इसका अंजाम क्या हुआ, इसका डिसीजन क्या हुआ, बस डिसीजन याद रखो। उस पर अगर आपको कमेंट क्वेश्चन आया, एलिमेंट ऑफ अ फादर इज सपोज टू बी अ सफिशिएंट कॉज, कमेंट, अब आपको लिखना आना चाहिए, यस, एलिमेंट ऑफ अ फादर will be considered a sufficient cause if that father is not dependent, if that father is dependent on the person who is filing the particular appeal and committed delay in filing that appeal। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे क्या आगे? यस, चल बच्चे गाना गा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बढ़े आगे, चल। इसमें मेजर केस लॉस तो आपको नहीं है, हाँ आ जाओ पेज नंबर 159 पे, 159, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मतलब इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ थोड़ा डीप में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? रिट्स की। किसकी बात करता है? रिट्स की। रिट्स याद है? हेबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शोररी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो, करेक्ट है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रिट्स को फाइल करने का कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, रिट्स को फाइल करने का कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ कोई ऐसा केस हुआ है जिस पर मैं सूट भी फाइल कर सकती हूँ, आई हैव द राइट टू स्यू एज वेल, और मैं रिट भी फाइल कर सकती हूँ, पर मैंने रिट फाइल करना चूज किया, आ रही बात समझ में? आई प्रेफर्ड द रूट ऑफ रिट, ठीक है। तो वैसे तो रिट के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है, लेकिन इस केस में जिसमें मेरे पास एक रेमेडी थी सूट फाइल करना और एक रेमेडी थी रिट फाइल करना, तो फिर कोर्ट उसमें जितना सूट का लिमिटेशन पीरियड होगा वो किस पर अप्लाई कर देगा? रिट पर। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है। वेयर द रेमेडी इन अ रिट पिटिशन करस्पॉन्ड्स टू अ रेमेडी इन ऑर्डिनरी सूट, ठीक है, करस्पॉन्ड्स टू मतलब दोनों साथ में, आपके पास एक सूट फाइल करने की भी रेमेडी और रिट फाइल करने की भी रेमेडी है, विच इज सब्जेक्ट टू बार ऑफ लिमिटेशन, देन रिट जुरिसडिक्शन अडॉप्ट्स इन द स्टैट्यूट एज इफ इट इज इन द सूट। तो जैसा सूट पर लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल होगा वैसा ही रिट पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया क्या सबको? लाइव वाली जनता समझ में आ रहा है सबको? यस, मार्क करते चलो, ये भी इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट, इफ द राइट टू प्रॉपर्टी इज एक्सटिंग्विश्ड बाय प्रिस्क्रिप्शन अंडर सेक्शन, सॉरी, if the right to property is extinguished by prescription under section 27 of limitation act, बेसिकली यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? वो याद है आपको, मैंने बताया था सेक्शन 25 जिसमें मैं 20 साल तक प्रॉपर्टी को अगर ईजमेंट्स एंजॉय कर लूँ, याद आ रहा है? तो मैं 2 साल के अंदर डिक्लेरेटरी सूट फाइल करके मैं वो राइट अपना एब्सोल्यूट परमानेंट करवा सकती हूँ। लेकिन अगर कोर्ट को लगा नहीं यार ये तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम इसका परमानेंट राइट एंजॉय नहीं कर सकते, कोर्ट किसी किसी केस में वो परमानेंट राइट भी डिनाई कर सकता है। आ रही क्या बात समझ में? तो अगर ऐसा कोर्ट को लगता है कि इसका राइट डिनाई कर देना चाहिए और कोर्ट ने राइट डिनाई कर दिया, आपने फाइल किया वो केस को, वो राइट को क्लेम करने के लिए, कौन सा? ईजमेंट्री राइट को क्लेम करने के लिए, बट कोर्ट ने एक बार डिनाई कर दिया, उसके बाद क्या आप उसके बदले रिट फाइल कर सकते हो? नहीं।
आप क्या बोल सकते हो मेरा फंडामेंटल राइट है? नहीं, इसके बाद आप रिट भी फाइल नहीं कर सकते। समझ में आया? समझ में आया सबको बहुत अच्छे से? पर अगर ये राइट, ध्यान से सुनना, अगर ये राइट आपका जस्ट बिकॉज लिमिटेशन के कारण छीना गया, कि आप लिमिटेशन पीरियड आपने एक्सपायर कर दिया और आप ईजमेंट्री राइट 2 साल के अंदर क्लेम नहीं कर पाए, तो फिर कोर्ट आपको फाइल करने देगी रिट, और आप रिट के थ्रू भी उस राइट को क्लेम कर सकते हो। समझ में आया क्या सबको? बहुत अच्छे से। बढ़ेंगे आगे, बढ़ते चले। चलो, ये हो गया लिमिटेशन एक्ट, 3-4 केसेस थे। बढ़े आगे, चलो अब आ जाओ आप लोग सब चैप्टर 14 पे, विच इज स्टैम्प। स्टैम्प 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 स्टैम्प। हाँ, स्टैम्प में 1 करोड़ केस स्टडीज है, 1 करोड़ केस लॉज है। कितने? 1 करोड़। ठीक है, चलो। यस, स्टार्टिंग में तो आज सच कुछ नहीं, मेजर केस लॉ शुरू होते हैं सेक्शन 3 और 4 पे। हाँ, सबसे पहला है पेज नंबर 340 पे आ जाओ, 340 पे आ जाओ सब लोग। ठीक है, 340 पे। फोटोकॉपी ऑफ एन अग्रीमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। कमेंट तो हम इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में बोल देंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एवरी डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स, एक्सटिंग्विशेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, ट्रांसफर्स एनी राइट और लाइबिलिटी। याद आ गया? उसमें आप क्या बताओगे? अनसाइंड डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, एंट्री इन रजिस्टर इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा एक्नॉलेजमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, एंड अ फोटोकॉपी ऑफ एन अग्रीमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है सबको? ठीक है, इसको करते जाना कि विच डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज इंस्ट्रूमेंट, इसको करके जाना सब लोग। ठीक है ना, लाइव वाली जनता? बढ़े आगे, चलो। सेक्शन 4 पे आएंगे हम लोग सीधे। हाँ, सेक्शन 3 पेज नंबर 345, सेक्शन 3 स्वदेशी मिल, कॉटन मिल्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये आपको स्वदेशी मिल्स हो गया और आयशर एमआर कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, दोनों केसेस में बेसिकली क्या बात की गई है? क्या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना कोई डीड के बेच सकते हो? क्या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ओरली बेच सकते हो? अगर अपन मैं इसको अगर अच्छे वर्ड्स में बोलूँ, क्या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कन्वेयंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कन्वेयंस, कन्वेयंस समझते हो ना, ट्रांसफर करना, तो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी का कन्वेयंस आप ओरली कर सकते हो? नहीं। तो अगर कोई चीज आप ओरली नहीं कर सकते तो आपको उसका इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, और अगर आप इंस्ट्रूमेंट बनाओगे तो इट विल बी चार्जेबल विद स्टैम्प ड्यूटी। आ रही बात समझ में? पर क्या गुडविल आप ओरली बेच सकते हो? यस और अगर आप गुडविल आप ओरली बेच सकते हो और भले आप उसको राइटिंग में कर रहे हो तो भी इट विल नॉट बी लाइबल टू पे स्टैम्प ड्यूटी। सो इफ इट इज अ मियर ट्रांसफर ऑफ गुडविल इट विल नॉट बी लाइबल टू स्टैम्प ड्यूटी। हाउएवर गुडविल के साथ अगर आपने कुछ और बेचा, प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, लाइक लेट्स से अगर मैं पूरा धंधा ट्रांसफर कर रही हूँ, बिजनेस बेच रही हूँ और उसमें गुडविल भी गई, प्रॉपर्टी भी गई, ऑफ कोर्स स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। पर अगर सिर्फ गुडविल गई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। समझ में आया सबको? ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट और सेल कैन बी कैरिड आउट विदाउट इंस्ट्रूमेंट देन नो टैक्स इज इम्पोज्ड। अगर आप बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के वो सेल कर पा रहे हो तो स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर आप वो ट्रांजैक्शन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट कर ही रहे हो ना तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी ही। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। ठीक है, सो इट इज नॉट द ट्रांजैक्शन, बात वही है कि ट्रांजैक्शन की स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है, इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन आप ओरली कर पा रहे हो इससे तो हम स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ओरल हो रहा है और ट्रांजैक्शन पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है।
जब हम उसी ट्रांजैक्शन का इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, उस इंस्ट्रूमेंट पे क्या लगती है? स्टैम्प ड्यूटी। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाना जरूरी है क्या? हाँ मैम जरूरी है, तो स्टैम्प ड्यूटी लगाओ। ये ट्रांजैक्शन ओरली भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, स्टैम्प ड्यूटी मत लगाओ। समझ में आया कि सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है। ये किसका हो गया था? स्वदेशी मिल्स का। सो बेसिकली सीधी सी बात है, अगर आप एक डीड ऑफ कन्वेंस करे बिना ही सेल करने जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको डीड बनानी पड़ेगी। डीड बनाओगे मतलब स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। क्लियर है सबको? यस। लेकिन गुडविल कैन बी सोल्ड विदाउट एनी कन्वेंस। अब गुडविल जो है वो ओरली भी ट्रांसफर की जा सकती है। अब अगर गुडविल ओरली ट्रांसफर की जा रही है तो क्या उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। समझ में आया कि सबको? ठीक है। तो आपको उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स पे स्टैम्प ड्यूटी लगानी है जो ओरली ट्रांसफर ही नहीं किए जा सकते। समझ में आया? आप उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स पे स्टैम्प ड्यूटी लगाओगे जो हम ओरली ट्रांसफर नहीं ही कर सकते हैं। क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, समस्या, आपत्ति किसी को भी? बढ़े आगे। चलो अब सेक्शन 4 पेज नंबर 346 पे आ जाओ। सेक्शन 4 रेडी? अब देखो ये क्या बोलता है। इसमें हर पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ कुछ केसेस है, ठीक है। सबसे पहला है सेक्शन 4 बेसिकली क्या बोलता है? अगर एक ही मैटर पे आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूट करते हो तो सब पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे लगेगी। ये अपन सेक्शन 4 पढ़ा। फिर अभी हम जो इलस्ट्रेशंस पढ़ रहे हैं वो ये है कि कब सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देखो, subsequent to sale of immovable property, 2 declarations were executed reciting the sale was subject to an equitable mortgage by the vendor। कि भाई एक प्रॉपर्टी सेल हुई जिसमें एक पे आपने लिखा सेल हो रहा है और एक इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है मॉर्गेज था। आ रही बात समझ में? तो एक में मॉर्गेज आ गया और एक में सेल आ गया, तो क्या दोनों पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी? यस। आ रही क्या बात समझ में? व्हाट आर वी स्टडीइंग हियर? एक्सेप्शंस टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है क्या? एक ट्रांजैक्शन पे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बनाओगे तो मेन इंस्ट्रूमेंट पर, प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट पर ही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। करेक्ट है, हमने यही पढ़ा है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल तो कर रहे हो पर उससे रिलेटेड 2 इंस्ट्रूमेंट बना रहे हो, एक पे उसका मॉर्गेज हो रहा है और एक पे सेल हो रहा है, तो दोनों पे लगेगी ना स्टैम्प ड्यूटी। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, brother A execute in favor of brother B a gift of all of his property। ठीक है, brother A ने क्या किया? एक गिफ्ट डीड बनाई जिसमें वो B को सारी प्रॉपर्टी बेच रहा है। By another deed brother B made a provision for living expenses of brother A। अब दूसरी डीड बनाई जिसमें B ने बोला कि मैं A के सारे जीने के खर्चे बेयर करूंगा। समझ में आया सबको? ठीक है। एंड हाइपोथिकेटिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब तुम सोचो जीने के खर्चे कैसे उठाऊंगा? ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो ए ने बी को ट्रांसफर करी, उसी प्रॉपर्टी में से बी जो है वो ए के लिविंग एक्सपेंसेस उठाएगा। पर दोनों डीड्स अलग अलग है और दोनों ट्रांजैक्शंस भी अलग अलग है, तो क्या दोनों पे अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी लगेगी? यस। एक में तो क्या हुआ? ए ने बी के फेवर में गिफ्ट कर दिया और दूसरे में क्या हुआ? उसी प्रॉपर्टी को बी ने ए के फेवर में हाइपोथिकेट किया कि भाई इस प्रॉपर्टी के बदले में तुम्हारे जिंदगी के खर्चे उठाऊंगा। तो दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन है, भले ही सेम पार्टीज हो रही हैं। समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छे से। तो इस केस में क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी दोनों में लगेगी। क्लियर है सबको? यस। बढ़े आगे। लाइव वाली जनता चलो। B conveyed whole of his property to 3 persons who undertook to provide him and to perform his obsequies. But another document, the 3 donors agreed to provide for B. This was mentioned in the deed executed by A also. चलो, yes. B conveyed the whole of his property to 3 persons who undertook to provide for him and to perform his obsequies, but by another document the 3 donors agreed to provide for B। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? A ने B को प्रॉपर्टी बेची,
या भले 3 लोगों को प्रॉपर्टी बेची और तीनों ने बोला कि इसके बदले हम तुम्हारी ऑब्सिक्वीज परफॉर्म करेंगे, बेसिकली लास्ट राइट्स, मरने के क्रियाक्रम जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, मरने के बाद वाले, ठीक है। तो ये इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कि भाई एक ने प्रॉपर्टी बेची और सामने वाली पार्टी ने बोला कि भाई इसके बदले, प्रॉपर्टी के बदले हम क्या करेंगे, तुम्हारे लास्ट राइट्स परफॉर्म करेंगे। सो भले ही अलग अलग डॉक्यूमेंट में उसको किया हो बट ट्रांजैक्शन तो एक ही है ना। आ रही क्या बात समझ में? जो 3 डोनीज है यहाँ पे, डोनीज कौन होते हैं? जिनको गिफ्ट मिलता है। तो जो 3 डोनीज है उन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि जो आपने हमको उस डीड के थ्रू प्रॉपर्टी बेची थी ना, अब हम उसके बदले आपको क्या करेंगे, आपके लास्ट राइट्स परफॉर्म करेंगे। सो नाउ दैट इज समथिंग कि एक ही पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने 2 डीड बना दी। तो इस केस में 2 बार स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे या एक बार? एक ही बार भरेंगे। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से, पक्का है क्या? बढ़ेंगे आगे। रंगून जिमखाना, ये इंपॉर्टेंट है। रंगून जिमखाना executed a duly stamped trust deed mortgaging its assets as security for repayment of debenture stock issued by it। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, रंगून जिमखाना ने क्या किया, एक ट्रस्ट डीड क्रिएट की जिसमें उन्होंने अपनी एसेट्स को मॉर्गेज कर दिया। ठीक है, किसके बदले? डिबेंचर के बदले। मतलब डिबेंचर लिए, ठीक है, डिबेंचर इशू किए, लोन लिया और उसके बदले उन्होंने डिबेंचर्स के बदले क्या करा, एसेट्स मॉर्गेज कर दी। और मॉर्गेज कैसे की? डिबेंचर ट्रस्ट डीड बना दी। समझ में आया? डिबेंचर ट्रस्ट डीड बेसिकली क्या होती है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी का चार्ज क्रिएट कर देती है। आ रही बात समझ में? अब it had issued certificates of debenture stock to subscribers, but these did not contain any promise to repay any need, but merely stated the amount standing in each stockholder's name। अब ऐसे केस में ऑफ कोर्स उन्होंने डिबेंचर्स सर्टिफिकेट भी इशू किए बट उसमें कुछ रीपेमेंट का कुछ भी नहीं था, बस एक पेपर था जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम था और फिर उसमें अमाउंट था। करेक्ट? तो लेट्स से मैं कंपनी हूँ, मैं रंगून जिमखाना हूँ, मैंने तुम तीनों को क्या किया, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू करके दे दिया, तुम्हारे उसमें नाम और अमाउंट लिख दिया और तुम्हारे फेवर में ट्रस्ट डीड क्रिएट कर दी कि इनकेस मैं रीपेमेंट मिस कर दूं तो तुम ये प्रॉपर्टी बेच देना। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इट वॉज हेल्ड दैट सर्टिफिकेट्स वर नॉट डिबेंचर्स बट वर इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट टू एम्प्लॉय एंड कंप्लीट द मॉर्गेज। वो एक्चुअली सर्टिफिकेट्स डिबेंचर्स थे ही नहीं, वो क्या थे, सिर्फ एक ऐसा पेपर था जो मॉर्गेज को और सिक्योर कर रहा था, जो प्रूव कर रहा था कि हाँ मॉर्गेज में हमने जो जो डिबेंचर्स के नाम लिए हैं वो ये डिबेंचर्स हैं। आ रही क्या बात समझ में? वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स थे ही नहीं कि हम सेपरेट स्टैम्प ड्यूटी पे करें। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। तो अगर मैं तुमको एक पेपर लिख रही हूँ, पेपर लिख के दे रही हूँ कि ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारा अमाउंट है और उसके बदले मैं एक मॉर्गेज क्रिएट कर रही हूँ तुम्हारे फेवर में, आ रही बात समझ में? तो वो सेपरेट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से सेपरेट स्टैम्प ड्यूटी पे उस पर नहीं होगी। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। बढ़ेंगे क्या आगे? यस, चलो देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं, पेज नंबर 347 पे। X was in coma, a medical condition from 19 September to 25 November 2019। एक साल के लिए वो कोमा में था। The cause of action arisen for a suit is 17 September 2016। ठीक है, तो सूट का जो कॉज ऑफ एक्शन था वो कब आया? 2016 में आया। करेक्ट है? 2016, 17 सितंबर 2016। तो टेक्निकली लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होता है? नेक्स्ट डे से। नेक्स्ट डे से ना, कॉज ऑफ एक्शन जब होता है उसके नेक्स्ट डे से शुरू हो जाता है। तो 18 सितंबर से शुरू हो जाना चाहिए क्या? लिमिटेशन पीरियड। और सूट का लिमिटेशन पीरियड कितना है? 3 साल का। तो आपके पास मौका कब तक है? 18 सितंबर 2019 तक का। करेक्ट है? राइट है ना? 3 साल का 16 से 19। Can this suit be admitted after prescribed period if X satisfied the court that he had sufficient cause under section 5 of limitation period for not preferring appeal or making application of such period? बताओ, लिमिटेशन आपका क्वेश्चन है। सूट फाइल करना था, कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ? 2016 को। ठीक है, 2016, 17 सितंबर 2016। करेक्ट है? तो बेसिकली लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होता है?
नेक्स्ट डे से, ठीक है। तो कब से शुरू हो गया लिमिटेशन पीरियड? 17 सितंबर से, सॉरी 18 सितंबर से, ठीक है, 18 सितंबर से। अब मुझे एक बात बताओ, उसको कोमा कब हुआ? सितंबर 2018। आ रही है बात समझ में? तो अब मुझे बताओ कि पहली बात तो इसका लिमिटेशन पीरियड खत्म कब हो रहा है? एटीन सितंबर 2019, करेक्ट है, राइट? क्यों? क्योंकि 17 सितंबर 2016 को कॉज ऑफ एक्शन हुआ, मतलब 18 सितंबर 16 से शुरू होगा और 18 सितंबर 2019 को लिमिटेशन पीरियड खत्म होगा। उस बीच में सितंबर 2018 में 2018 में क्या हो गया? कोमा हो गया। कोमा क्या है? लीगल डिसेबिलिटी। पर मुझे एक बात बताओ, यहां पर when the time had begin to run, लीगल डिसेबिलिटी के पहले या बाद में? पहले ही। तो क्या एक बार लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया तो क्या वो किसी के लिए रुकता है? नहीं। दूसरा, यहां पर सूट फाइल करना है, तो सूट फाइल करने के लिए क्या सफिशिएंट कॉज माना जाता है? नहीं। सफिशिएंट कॉज किसके लिए माना जाता है? सिर्फ अपील और एप्लीकेशन के लिए। आ रही क्या बात समझ में? तो इसीलिए ना ही सफिशिएंट कॉज माना जाएगा, और सेक्शन 6789 लीगल डिसेबिलिटी के तहत भी जो टाइम हैड बिगिन टू रन मच बिफोर डिसेबिलिटी इवन अरोज, डिसेबिलिटी शुरू हुआ उसके पहले ही टाइम हैड बिगिन टू रन। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इन लोगों ने यहाँ पे गलती क्या की है? सेक्शन 5 है यहाँ पर किसका? इंडियन स्टैम्प एक्ट का डिस्टिंक्ट मैटर्स, उन्हें यहाँ पे सेक्शन 5 क्वेश्चन डाल दिया लिमिटेशन एक्ट का। समझ में आ रही है? चलो यस, नेक्स्ट पे आएंगे, बढ़ेंगे क्या आगे? लाइव वाली जनता, चलो। अपन ने याद है, मैंने बताया था एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे डीड ऑफ डिसोल्यूशन भी है, ठीक है, और डीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी हो रही है, मतलब दो पार्टनर्स है वो पार्टनरशिप डिसॉल्व भी कर रहे हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट में, और फिर उसी इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर्टी भी एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या ये दो मैटर्स हो गए या एक ही मैटर हुआ? दो मैटर्स हो गए। और डिस्टिंक्ट मैटर्स के तहत इस पे टोटल स्टैम्प ड्यूटी पे होगी, मतलब डिसोल्यूशन की भी स्टैम्प ड्यूटी होगी प्लस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की भी स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। याद आ गया सबको? चिन्मयी बासु वर्सेस संस्कार्य प्रसाद सिंह, है ना? ठीक है। अब सेकेंड, एन अग्रीमेंट कंटेनिंग टू कोवेनेंट्स, कोवेनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंडीशंस। कोवेनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंडीशंस, मेकिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज चार्जेबल इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड क्रिएटिंग अ चार्ज ओवर सर्टेन प्रॉपर्टीज इफ द फर्स्ट मेंशन प्रॉपर्टीज आर फाउंड इनसफिशिएंट। तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने एक अग्रीमेंट बनाया जिसमें आपने बोला कि एक प्रॉपर्टी में तुम्हें एक प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहा हूं, अगर वो कम पड़ गई तो दूसरी प्रॉपर्टी को भी तुम एज चार्ज ले लेना। एक ही इंस्ट्रूमेंट में मैंने क्या बोला कि ये पहली प्रॉपर्टी ले लो, अगर ये कम पड़ गई तो दूसरी भी ले लेना, कम पड़ गई तो दूसरी भी ले लेना एज चार्ज, मॉर्गेज। समझ में आया? तो मुझे एक बात बताओ, ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी पे होगी या फिर एक ही प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी पे होगी? बताओ। एक प्रॉपर्टी है, मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हारा ये इससे काम हो जाए तो ठीक है, ठीक है, मॉर्गेज कर रहा हूं मैं ये प्रॉपर्टी, इससे काम हो जाए तो ठीक है, पर अगर ये कम पड़ गई ना तो दूसरी भी ले लेना। और ये सब चीजें मैंने एक ही इंस्ट्रूमेंट में लिखी है। तो सिर्फ क्या इस पे स्टैम्प ड्यूटी पे होगी या फिर दोनों पे होगी? दोनों पे होगी। आप बाद में यूज कर लोगे तो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प तुमसे स्टैम्प ड्यूटी थोड़ा इकट्ठी करने आएगा बाद में। आ रही के बाद समझ में? अब तो आपने अगर दोनों प्रॉपर्टीज को मेंशन कर दिया और बोल दिया कि पहली कम पड़ गई तो दूसरी भी ले लेना, तो दैट मींस दोनों पे टोटल करके स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। तो पहली प्रॉपर्टी अगर 50 लाख की है, दूसरी प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है, तो 1.5 करोड़ पे स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट समस्या? बढ़े आगे। पेज नंबर 348 पे आ जाओ। अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट में मैं ओमकार को एडमिनिस्ट्रेटर बना रही हूं मेरी प्रॉपर्टी का, करता धरता केयर टेकर, ठीक है, तो मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट में इसको पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर भी बना रही हूं और ये एज एडमिनिस्ट्रेटर अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेच रहा है।
करेक्ट है, राइट? मैं इसको केयरटेकर बना रही हूँ और ये एज एडमिनिस्ट्रेटर मुझे प्रॉपर्टी बेच रहा है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। तो क्या ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हुए, मतलब दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस हुए? यस। अब भले ही मैं एक इंस्ट्रूमेंट में बनाऊँ ये, तो भी टोटल स्टैम्प ड्यूटी पे होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। एक तो मैं इसको मेरी प्रॉपर्टी की केयरटेकर बना रही हूँ और दूसरी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मुझे बेच रहा है। समझ में आया? बहुत अच्छे से। ये कंसिडरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी की केयरटेकर इसको बना रही हूँ, ये अलग है, और ये अपनी उसकी खुद की प्रॉपर्टी मुझे बेच रहा है। तो दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो गए एक इंस्ट्रूमेंट में, तो टोटल करके स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। इसमें कोई डाउट, समस्या? देखो, लिमिटेशन पीरियड, a cause of action for X against Y is arisen on 10th October 2018. cause of action कब आया? 2018 में, 10th अक्टूबर। ही वॉज एन इंसेन ऑन दैट डेट, सेम डेट पर। अब मुझे बताओ, कॉज ऑफ एक्शन अगर 10 अक्टूबर को आया तो लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू होगा? नेक्स्ट डे, विच इज 11th अक्टूबर। पर 10 अक्टूबर को ही क्या था? वो इंसेन था, तो लिमिटेशन पीरियड अगले दिन से शुरू होगा क्या? नहीं। कब शुरू होगा? व्हेन द डिसेबिलिटी सीजेस, करेक्ट है, राइट? एंड लीगल डिसेबिलिटी फिनिश्ड ऑन 31st December 2019। तो अब बताओ, लीगल डिसेबिलिटी कब खत्म हुई? 31st December 2019। तो कब से शुरू होगा उसका? 1st January 2020 से लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना, लीगल डिसेबिलिटी के केस में हम एक्चुअली नेक्स्ट डे तक वेट नहीं करते हैं, हम सेम डे ही लिमिटेशन पीरियड शुरू कर देते हैं। जब लीगल डिसेबिलिटी सीज होती है उस तब तक तो वेट क्या अपन है, अब डे ऑफ सीजिंग से हम लिमिटेशन पीरियड शुरू कर देते हैं। तो हम कब से शुरू करेंगे? 31st December 2019 से। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। पढ़े आगे। हाँ, पेज नंबर 351 पे आ जाओ। ठीक है, 351। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 24 विच इज वैल्यूएशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। एड वैलोरम बेसिस। एड वैलोरम का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अकॉर्डिंग टू वैल्यू। मुझे एक बात बताओ, एक लीज डीड है, उसकी वैल्यू 50,000 है, एक लीज डीड है उसकी वैल्यू 1 लाख है, एक लीज डीड है उसकी वैल्यू 1.5 लाख है। क्या तीनों पे सेम स्टैम्प ड्यूटी लगेगी? सेम रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी लग सकता है, बट अमाउंट अलग अलग आएगा ना। एक का अमाउंट 50,000 के हिसाब से आएगा, एक का 1 लाख के हिसाब से आएगा, एक का 1.5 लाख के हिसाब से आएगा। मैम, सब पे स्टैम्प ड्यूटी रेट तो 8% ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन 8% ऑफ 50,000, 8% ऑफ 1.5 लाख, 8% ऑफ 1 लाख, इस तरह से। दैट इज नोन एज व्हाट? एड वैलोरम ड्यूटी अकॉर्डिंग टू वैल्यू। करेक्ट है, राइट? चलो इस पे आ जाओ। Upon every purchase, ad valorem duty has to be paid on the entire consideration, either directly or indirectly, represents the value of free unencumbered corpus of the subject matter of the sale. तो सेल का जो सब्जेक्ट मैटर होगा उसकी जो एंटायर कंसिडरेशन होगा उस पर एड वैलोरम ड्यूटी पे होगी। आ रही बात समझ में? सेल का जो सब्जेक्ट मैटर होगा उसका जो एंटायर कंसिडरेशन होगा उस पर एड वैलोरम ड्यूटी पे होगी। सो बेसिकली मीन्स सोमैया ऑर्गेनिक्स, है ना, where the property sold subject to payment of by the purchaser discharging a debt charged on the property, then purchaser is really paying the consideration. ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अनपेड डेट होता है वो क्या हो जाता है? कंसिडरेशन। तो अगर एक डेट के बदले आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो कि भाई मैंने तुमसे लोन लिया और मैंने लोन रीपे नहीं किया और अब मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ क्योंकि मैं लोन रीपे नहीं कर पा रही हूँ, तो व्हाट इज द कंसिडरेशन? द अनपेड अमाउंट ऑफ डेट। याद आ गया सबको? तो बेसिकली व्हाट इज द कंसिडरेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी? द अमाउंट विच वाज अनपेड। वही चीज लिखिए, परचेजर रियली पेइंग अ कंसिडरेशन विच इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ डेट ऑल्सो। क्लियर है? डन? When the mortgaged property is sold to mortgagee along with other properties, stamp duty already paid is deducted from the duty of the sale. सीधी सी बात है, mortgage property भी बेच रही हूँ और बाकी प्रॉपर्टीज भी बेच रही हूँ, तो पहले जो मैंने ऑलरेडी स्टैम्प ड्यूटी पे की है वो तो माइनस हो जाएगी और जो बची हुई दूसरी प्रॉपर्टीज है उस पर अलग से स्टैम्प ड्यूटी पे होगी। तो इजी है कि अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी भी बिक रही है और बाकी प्रॉपर्टीज भी बिक रही है तो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी पे अगर मैंने कोई पहले से स्टैम्प ड्यूटी पे कर रखी वो माइनस हो जाएगी और जो बची हुई प्रॉपर्टीज है उस पर जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो अलग से पे करनी पड़ेगी। क्लियर है सबको?
यस चलो पेज नंबर 352 पे आ जाओ। देखो ये बात करता है माइनिंग लीज की। किसकी बात करता है? माइनिंग लीज, प्रॉपर्टी दैट यू टेक ऑन लीज फॉर द पर्पस ऑफ माइनिंग। ठीक है, ध्यान से देखना। A lessee under mining lease is entitled upon payment of proper penalty to recover royalty provided for in the stamp originally fixed to the lease. Section 26 applies only when the instrument is chargeable with ad valorem duty. Section 26 has two provisos. Under first proviso, proviso का मतलब क्या होता है? Exception, है ना? In case of mining lease, the stamp duty is to be calculated on estimated value of royalty or the share of the produce as the case may be. आ रही बात समझ में? देखो अपन स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगाते हैं? वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पे। अब माइनिंग के केस में क्या हो रहा है? आपको स्टैम्प ड्यूटी कैसे पे करनी है? जितनी भी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी आप लेजर को पे करोगे उस पे एड वैलोरम लगेगा, करेक्ट है? या फिर जितना भी आप उसमें माइनिंग से प्रोडक्शन करोगे, बेसिकली माइनिंग से एक्सट्रैक्शन करोगे, माइनिंग से एक्सट्रैक्शन होता है ना मिनरल्स का, करेक्ट है? तो जो भी एक्सट्रैक्शन करोगे उसकी जो वैल्यू होगी उस पर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे। अरे बात समझ में? क्योंकि माइनिंग में तो कोई भरोसा ही नहीं है ना क्या होने वाला है। सेल में तो क्लियर है भाई, मैंने प्रॉपर्टी बेची इतनी वैल्यू निकली। माइनिंग में क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, जो रॉयल्टी लेजी पे कर रहा है उस पे उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, या फिर जो माइनिंग में से माइनिंग करके जो मिनरल्स निकल रहे हैं उस पे वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा। आ रही के बात समझ में? इफ द लीज इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, अगर लीज प्रॉपर्टी किसने लीज पे दी है? गवर्नमेंट ने, देन द स्टैम्प ड्यूटी इज पेड ऑन द अमाउंट, जितना आपने अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया, और वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय कलेक्टर ऑफ स्टैम्प। तो जितना भी वैल्यू, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दे रही है ना आपको लीज पर माइनिंग के लिए, तो फिर कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी? जो कलेक्टर डिसाइड करेगा वो, या फिर जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा वो। समझ में आया सबको? यस, डन, इजी है। चलो ये मार्क करो। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने आपके इंस्ट्रूमेंट पर, अगर आपने आपके इंस्ट्रूमेंट पर वैल्यू लिखी नहीं है, कंसिडरेशन लिखा ही नहीं है, तो क्या स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करोगे? करेंगे ना। सो ओमिशन ऑफ राइटिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैन नॉट इंश्योर दैट यू विल बी फ्री फ्रॉम पेइंग स्टैम्प ड्यूटी। आ रही बात समझ में? Just because the value is not written in the deed does not mean that you are exempt from paying stamp duty. ये तो अपन पहले, अरे गिफ्ट डीड में भरते हैं ना स्टैम्प ड्यूटी, गिफ्ट डीड में कंसिडरेशन लिखते हैं क्या? नहीं ना, फिर भी स्टैम्प ड्यूटी तो भरना जरूरी। मैम फिर किस पे भरता है? मार्केट वैल्यू पे। क्लियर है सबको? यस, बढ़े आगे। चलो हाँ, आ जाओ पेज नंबर 356 पे, 356 पे आ जाओ। देखो ये बात करता है किसकी? कैंसलेशन की। यहां से बात करो, यहां से पढ़ो। Where the adhesive stamp on promissory note were cancelled by drawing lines on them in different directions and stretching beyond the edge on which promissory note was written, was held that stamp was effectually stamped. मतलब अगर मैंने इसको ऐसे और ऐसे भी कैंसिल कर दिया ना, पर वो बियॉन्ड द एज जा रहा है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज जा रहा है, तो क्या माना जाएगा? प्रॉमिसरी नोट वाज इफेक्चुअली स्टैम्प्ड। क्यों? क्योंकि उस पर एडेसिव स्टैम्प में भले मैंने अलग अलग डायरेक्शन में कैंसिलेशन कर दिया, पर फिर भी बियॉन्ड द बाउंड्रीज तो जा रहा है। इसका मतलब अब वो स्टैम्प वापस यूज नहीं होगा, तो उसको क्या माना जाएगा? इट वॉज इफेक्चुअली स्टैम्प। क्लियर है सबको? अगर आपने 4 स्टैम्प ऐसे किए, ठीक है, और एक सिंगल लाइन खींच दी जो कि विच इज गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ठीक है, मतलब मैंने 4 स्टैम्प लिखे और वैसी लंबी लाइन खींच दी विच इज गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज। अब मुझे एक बात बताओ, चूंकि बाउंड्री के क्रॉस जा रहे हैं, तो अब वो आप स्टैम्प वापस यूज कर पाओगे क्या? नहीं। तो क्या माना जाएगा? इट कुड नॉट बी यूज्ड अगेन, और इसीलिए वो इफेक्टिव माना जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है,
इफेक्टिव मोड ऑफ कैंसिलेशन अच्छे से पढ़ के जाना. मुझे बहुत ज़्यादा से स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस से फीलिंग आ रही है कि वो आएगा. ठीक है, आ जाएगा ना अगर, तो तुम मुझे आके बताना कि मैम आ गया, मैम आ गया. चलो बढ़े आगे. ठीक है. अच्छा, ये पेज नंबर 357 पे कोई थर्ड पार्टी अगर क्रॉस करे चलेगा क्या? कोई थर्ड पार्टी आके कैंसिलेशन कर सकती है क्या एडेसिव स्टैम्प को? नहीं, थर्ड पार्टी कैंसिलेशन नहीं कर सकती. कैंसिलेशन कौन कर सकता है? पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट और एनी अदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव. बट कोई भी थर्ड पार्टी आके बाद में साइन करे तो चलेगा क्या? नहीं. क्लियर है क्या? यस, डन. ये हो गया अपना, बस इसमें मेजरली केस लॉस खत्म हो चुके हैं. मेन इसमें एक्चुअली सेक्शन 4, 5, 6 से रिलेटेड था, एड वैलोरम से रिलेटेड था. मोड ऑफ कैंसिलेशन तो हम लोग डिटेल में पढ़ ही चुके हैं. हाँ, ये पढ़ चुके हैं ना अपन. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अनस्टैम्प्ड है बट एडमिटेड एज एविडेंस, क्या उसको बाद में अनस्टैम्प्ड के चक्कर में उसका एविडेंस रिजेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं. एक बार इंस्ट्रूमेंट अनस्टैम्प्ड था पर कोर्ट ने उसको कैसे एक्सेप्ट कर लिया एज एविडेंस. ये है पेज नंबर 361 पे. ठीक है, पेज नंबर 361 पे अगर एक इंस्ट्रूमेंट है वो क्या था? अनस्टैम्प्ड था, फिर कोर्ट ने फिर भी उसको एज एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया. अब क्या बाद में कोर्ट उसको अनस्टैम्प्ड होने के बाद एज एविडेंस उसको बाद में रिजेक्ट कर देगी क्या? नहीं. सो वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज accepted as evidence then it will not be rejected if it was unstamped. आ रही क्या बात समझ में? अब चाहे वो अनस्टैम्प्ड हो, स्टैम्प्ड हो, कुछ भी हो, अब उसको एक बार एविडेंस एक्सेप्ट कर लिया तो उसको माना ही जाएगा. डन. यस. अब आ जाओ आप लोग रजिस्ट्रेशन पे. रजिस्ट्रेशन में तो 3-4 ही केसेस हैं. हाँ, पेज नंबर 376 पे आ जाओ. ठीक है, देखना. रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, ये अपना वही है, डोनर है, डोनर ने गिफ्ट कर दिया, डोनर ने डीड एग्जीक्यूट कर दी और डोनर चला गया भगवान के पास. गिफ्ट के केस में डोनर का चला गया भगवान के पास. तो अब जो डोनी है, क्या वो कैन ही प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन? यस. और अगर डोनर ने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए तो क्या माना जाएगा? एज इफ इट वॉज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. ठीक है. और या फिर डोनर जिंदा है, एग्जीक्यूट कर दिया, पर डोनर ने उसको रजिस्टर करने से मना कर दिया. बोला अरे कौन रजिस्ट्री पे करेगा, अरे मैं दे तो रहा हूँ गिफ्ट. तो भी डोनी क्या उसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट कर सकता है? यस. सो इवन इफ डोनर डिनाइज रजिस्ट्रेशन आफ्टर sending the gift, after executing the gift deed and डोनी has accepted the gift, उसके बाद डोनी भी उसको जाकर रजिस्टर करवा सकता है. तो बेसिकली ना आप उस गिफ्ट को एक बार साइन करने के बाद, देने के बाद रिवोक कर सकते हो. रिवोक करना मतलब वापस लेना, और ना ही डेथ उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन को अब अफेक्ट करेगी. तो ना ही रेवोकेशन ना ही डेथ ऑफ डोनर उस गिफ्ट के रजिस्ट्रेशन को अफेक्ट करेगी. क्लियर है क्या? हाँ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 377 पे लास्ट में आओ. In a suit by A against B for land, B pleads adverse possession. ठीक है, A by A against B. ठीक है, तो A ने B के अगेंस्ट सूट फाइल किया और B ने बोला मुझे possession चाहिए. B in defense proves B's acknowledgement that the gift is in her favor. ठीक है, तो B ने प्रूव कर दिया कि गिफ्ट जो है वो उसके फेवर में है. तो अब बताओ ऐसे केस में आपको उस डिक्री को रजिस्टर करना कंपलसरी है क्या? बताओ. देखो, गिफ्ट डीड हुई, दोनों पार्टीज ने साइन कर दी है. ठीक है, पर फिर भी साइन करने के बावजूद, ठीक है, एक पार्टीज के बीच में झगड़ा हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर डोनर बोल रहा है नहीं नहीं मैंने तो गिफ्ट दिया ही नहीं. डोनी ने प्रूव कर दिया देखो गिफ्ट डीड भी है, इसकी साइन भी है और इसने गिफ्ट दिया है. तो अब उस डिक्री को जाके रजिस्टर कराओगे जो कोर्ट ने डिक्री पास करी उसको, या गिफ्ट डीड को जाके रजिस्टर कराओगे? डीड को जाके रजिस्टर कराओगे, डिक्री को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है. समझ में आया सबको? यस. नेक्स्ट पेज नंबर 378 पे, डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डज नॉट अफेक्ट द
ऑपरेशन ऑफ द गिफ्ट, ठीक है। जस्ट बिकॉज गिफ्ट को रजिस्टर करने में आपने डिले कर दिया डज नॉट मीन कि गिफ्ट ऑपरेशनल नहीं है। क्लियर है? आप लेट फीस के साथ कर सकते हो ना, 4 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है ना। चलो, इसमें तो एक्चुअली ज़्यादा केसेस है नहीं। हाँ, इस पे आ जाओ, पेज नंबर 380 पे। बेसिकली टाइमिंग की बात है ये, कितने दिन में रजिस्टर कराना है। विल के अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट कितने दिन में रजिस्टर कराओगे? 4 मंथ्स। कितने दिन में रजिस्टर कराओगे? 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। 4 मंथ्स में नहीं करा तो कितना एक्सटेंशन मिलेगा? वापस 4 मंथ्स का मिलेगा, पर आपको क्या पे करना पड़ेगा? लेट फीस, एडिशनल फीस। तो पहले आपको कितना समय मिलता है? 4 मंथ्स। उसमें नहीं कराया तो नेक्स्ट 4 मंथ्स, पर उसमें आपको क्या पे करना पड़ेगा? लेट फीस। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, इसमें अगर कोर्ट की गलती हो तो रजिस्टर करा सकते हैं क्या? कोर्ट की गलती के कारण अगर रजिस्ट्रेशन में डिले हो तो करा सकते हैं। अगर कोर्ट ने डिक्री देने में समय लगा, डिक्री को रजिस्टर कराना पड़ता है इफ इट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। यस, याद आ रहा है? और अगर उसमें डिले हो गया तो फिर किसकी गलती? कोर्ट की गलती। तो मैं क्यों लेट फीस पे करूं फिर? आ रही क्या बात समझ में? नेक्स्ट, अगर डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंटली स्टैम्प था या अनस्टैम्प था, फिर आप रजिस्टर कराने गए, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प था, फिर आपका पीरियड तब तक रजिस्ट्रेशन का खत्म हो गया, तो गलती किसकी? आपकी। हाँ, तो आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आपकी गलती कारण हुआ है, क्योंकि आपने अनस्टैम्प डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराने गए। क्लियर है सबको? यस। सेक्शन 23A, अगर एक डॉक्यूमेंट है वो एक पर्सन रजिस्टर कराने गया पर वो पर्सन गलत था पर रजिस्टर हो गया, फिर दूसरा पर्सन रजिस्टर कराने गया और उसका भी डॉक्यूमेंट री रजिस्टर हो गया क्योंकि प्रूव हो गया था कि पहला बंदा गलत था। समझ में आया? तो डॉक्यूमेंट की ऑपरेशनेबिलिटी कब से होगी? सेकेंड डॉक्यूमेंट के से या पहले डॉक्यूमेंट से? पहले डॉक्यूमेंट से। पहले गलत बंदा गया रजिस्टर कराने, रजिस्टर तो हो गया, फिर सेकेंड बंदा गया री रजिस्टर कराने, बट उसकी ऑपरेशनेबिलिटी कब से होगी? फर्स्ट रजिस्ट्रेशन से। क्लियर है? चलो ठीक है, ये सिर्फ रीड कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं है वैसे। ये वाला पेज नंबर 380 पे है जो केस, वो रीड कर लेना। हाँ, पेज नंबर 381 पे आ जाओ। इममटीरियल है कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है या कंपलसरी? इट इज इममटीरियल कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है या कंपलसरी। अगर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो वो ही पर्सन रजिस्टर कराने, द ओनली पर्सन हु विल प्रेजेंट द केस फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी द ऑथराइज्ड पर्सन। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑप्शनल हो या कंपलसरी हो, रजिस्टर वही कराने जाएगा जो अलाउड है। समझ में आया? ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन इसका मतलब नहीं कोई भी जाके उसको रजिस्टर करवा ले। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। पेज नंबर 382 पे आ जाओ। 2 डॉक्यूमेंट है, एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड है, किसको प्रायोरिटी दोगे? रजिस्टर्ड को। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक पहले रजिस्टर हुआ एक बाद में रजिस्टर हुआ, किसको मानोगे? विल के केस में जो बाद में रजिस्टर हुआ था, विल के केस में जो बाद में रजिस्टर हुआ था। समझ में आया? क्योंकि विल में लास्ट वाला माना जाता है। ठीक है, समझ में आया? विल में क्या माना जाता है? डेथ में जो सबसे लास्ट में रजिस्टर हुआ। क्लियर है सबको? अच्छा, आपको कोलैटरल पर्पस वाली चीज याद है? मेन पर्पस, कोलैटरल पर्पस मैंने आपको बताया था, अगर एकदम मेन पर्पस के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट अनस्टैम्प्ड और अनरजिस्टर्ड है तो आप उसको मेन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। पर अगर कोई साइड बाय साइड का कोई पर्पस है, उसके लिए वो इंस्ट्रूमेंट अनस्टैम्प्ड है पर बाद में एज रजिस्ट्रेशन रजिस्टर हो चुका है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा एज एविडेंस? यस। तो कोलैटरल पर्पस के लिए अनस्टैम्प्ड है बट रजिस्टर है, हो सकता है एज एविडेंस, एक्सेप्टेबल। बट मेन पर्पस के लिए वही डॉक्यूमेंट एज अनस्टैम्प्ड अनरजिस्टर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। एक बार इसको रीड करके जाना, है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर 383 पे। ठीक है ना? डन? चलो, यस। तो ये थे हमारे 3 केस लॉज फ्रॉम मॉड्यूल विच वाज लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प।
इसके अलावा हम लोग और कौन कौन से केसेस कर चुके हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ लॉ, आर्बिट्रेशन और भी किया हम लोगों ने, मेरे को याद तो आ रहा है। हाँ आई थिंक बस आईटी एक्ट के भी किए ना? आईटी एक्ट पढ़ा है नहीं मैंने अभी, बाकी है क्या? ठीक है डन। अच्छा आईटी और जनरल क्लॉज और टॉर्ट्स हम लोग उसमें करने वाले हैं ना डिविजन्स में। ठीक है डन 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 डन। ठीक है यस, तो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अच्छा मैं अप्रैल का जो लास्ट वीक रहेगा उसमें मैं रिविजन्स लेने वाली हूँ। ठीक है, तो उसमें हम लोग पूरा ही पोर्शन वापस करने वाले हैं। ठीक है, बट उसके जो नोट्स रहेंगे वो थोड़े से सेपरेट रहेंगे, तो आप लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। बट तब तक के लिए आप लोग इन नोट से भी पढ़ोगे और रेगुलर नोट्स जो भी रहेंगे उससे पढ़ोगे, या फिर अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से पढ़ोगे। ठीक है ना? यस डन। आज की सभा समाप्त, कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पे।